हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभ ज्ञान पर। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्रपति। तो चलिए इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। भले ही देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविकता की बात की जाए तो प्रधानमंत्री देश का वास्तविक प्रमुख होता है। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि राष्ट्रपति, हम ब्रिटेन का नाम सुने ही होंगे। जिस प्रकार ब्रिटेन में राजा और रानी होते हैं, वहाँ के सम्राट होते हैं और वो मात्र देश के औपचारिक प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री वहाँ का वास्तविक प्रमुख होता है। उसी प्रकार हमारे देश में राष्ट्रपति होता है, जिस प्रकार ब्रिटेन में राजा या रानी होते हैं। तो राष्ट्रपति से जुड़े कुछ अनुच्छेदों के बारे में हम जानेंगे। और राष्ट्रपति से जुड़ा अनुच्छेद जो है वो अब देखिए, अनुच्छेद 52 है, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तथा 72, 73 ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो सही बात इसमें कही गई है। चलिए अनुच्छेद 53 की तरफ। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 54 देखते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। तो निर्वाचक मंडल समझ लेते हैं क्या होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, इसका मतलब कि राष्ट्रपति को जो लोग वोट देते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो लोग भाग लेते हैं, उसी का एक मंडल होता है, उसे निर्वाचक मंडल कहते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा तथा राज्यसभा प्लस राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये निर्वाचित सदस्य की बात हो रही है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, विधान परिषद के नहीं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है। हाँ, तो भाग नहीं लेता है तो देखिए इसमें जो लोकसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, तथा जो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी भाग नहीं लेते हैं, तथा राज्यों के विधान परिषदों के सदस्य ये भी भाग नहीं लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 55 की तरफ देखते हैं। तो अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा, ये अनुच्छेद 55 में कहा गया है। तथा निर्वाचन में मतदान जो होगा वो गुप्त होगा। तो एकल संक्रमणीय पद्धति तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली समझने के लिए एक हमें
पूरा अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। तो पदावधि जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, और जिसका निर्वाचन होता है, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति मान लीजिए कि आज 8 तारीख है और आज के 5 साल बाद 8 तारीख जब आएगा इसी डेट को, तो उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो उसके कार्यकाल में ही पुनः निर्वाचन करा लिया जाता है कि जब ये अपना पद त्याग करें तो दूसरे राष्ट्रपति को मिले, वो अपना पद ग्रहण करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में बताया गया, तो इसमें कुछ खास नहीं है। और जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो हम जितनी बार चाहें उतनी बार चुनाव में भाग ले सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। जिस प्रकार अमेरिका में है कि कोई भी केवल 2 बार ही राष्ट्रपति चुना जा सकता है, इस तरीके की व्यवस्था हमारे देश में नहीं की गई है। हमारे देश में जो भी जितनी बार चाहे वो राष्ट्रपति चुना जा सकता है, बशर्ते उसे उतना समर्थन प्राप्त हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता। इसमें राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। अब योग्यता के बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या योग्यता। पहली योग्यता यह होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। तथा दूसरी योग्यता वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी योग्यता वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तथा चौथी योग्यता कि वह किसी भी लाभ के पद पर न हो। अब लाभ का पद क्या होता है? तो लाभ का पद हमारे संसद द्वारा निर्धारित की जाती है कि कोई व्यक्ति क्या यह लाभ के पद पर है या नहीं। चलिए दोस्तों क्लियर हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 59 अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्त। अब राष्ट्रपति पद के लिए शर्त, या इसे कहते हैं कि राष्ट्रपति की परिलब्धियां एवं भत्ते, जिसे वेतन एवं भत्ते भी कहते हैं। तो अनुच्छेद 59 में कहा गया है कि राष्ट्रपति बिना किराया दिए शासकीय आवास का उपयोग करेगा तथा ऐसी परिलब्धियों, भत्तों एवं विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो संसद विधि द्वारा नियत करे। ठीक है, तो यह आर्टिकल 59 में कहा गया है। और राष्ट्रपति के वेतन के बारे में अगर बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है, जो कर मुक्त है। इसके लिए उसे टैक्स देना नहीं पड़ता है, और इसका वेतन जो होता है वो भारत की संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 भी खास है, लेकिन इसमें कुछ अलग से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें राष्ट्रपति का प्रतिज्ञान है, शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के द्वारा चलाई जाती है। इसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि संविधान में हमारे कोई कानून है और उसका ये उल्लंघन कर रहे हैं, तो इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। और महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ चलाई जा सकती, कैसे? तो ये संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर यह महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पूर्व, उसके 14 दिन पूर्व
उसे सूचना दे दी जाती है, और जो सूचना दी जाती है उस पर कम से कम सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है। ठीक है, इस प्रकार महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के बारे में कहा गया। चलिए, इसमें कुछ खास नहीं है। 62 में इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से पूर्व ही नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 एक काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति कोई सजा पा चुका है, उसे वह क्षमादान कर सकता है या निलंबन कर सकता है, उसकी सजा को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, या परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि उस सजा को कम भी कर सकता है। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति प्रदान है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। और अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये जो इस पर मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।